ये ओसीडी मुझे लगता है सबसे ट्रेंडिंग बीमारी है आज के टाइम पर, क्योंकि सब बोलते हैं अच्छा ये ओसीडी क्या ओसीडी क्या होता है और क्या इसका सॉल्यूशन है, मुझे बताइए। ठीक है, तो पहले तो हमें समझना है ओसीडी सिर्फ गंदगी की बीमारी नहीं है। ओसीडी अगेन इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसमें 3 कंपोनेंट, डिसऑर्डर हम समझ चुके हैं, जो आपको दिक्कत दे वो बीमारी। ओसी में ओ इज ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब वो विचार जो बार बार रिकरेंट है, इंट्रूसिव है, अंदर से आ रहा है, आपको पता है कि ये विचार बेकार है, फालतू का है, लेकिन आए जा रहा है और आप इसको चाह के रोक भी नहीं पा रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि दरवाजा बंद है, मेरे को बार बार ऐसा लग रहा है दरवाजा बंद है कि नहीं है, दरवाजा बंद है कि नहीं है, तो मैं वो चेक करने की बार बार थॉट आ रहा है, आई नो मेरा दरवाजा बंद है, मैंने गाड़ी लॉक की है, लेकिन मैं दोबारा सोचे जाऊं उसको, एंड देन व्हेन आई डू द एक्ट ऑफ चेकिंग, दैट इज कंपल्शन। जो भी एक्ट मैं करता हूं उस कारण से, उस अपने इंट्रूसिव थॉट के लिए, दैट इज कंपल्शन। तो गंदगी वाले में क्या होता है, लोगों को लगता है मेरे हाथ गंदे हैं, डिस्पाइट नोइंग कि उनके हाथ साफ हैं, कोई जर्म्स नहीं है, उनको लगता है गंदे हैं, और क्योंकि गंदे हैं तो वो उसको धोते हैं, धोने के बाद उनको फिर लगता है गंदे हैं, फिर वो धोते हैं। देयर आर पेशेंट्स आई हैव सीन जो इतने बार हाथ धोते हैं कि पूरे हाथ छिल जाते हैं, एक दिन में पूरी साबुन की जो सोप, पूरा सोप है खत्म हो जाता है, पूरी बॉटल खत्म कर देते हैं, नहाने में 3-3 घंटे लगा देते हैं, एंड दैट इज द डिसफंक्शन पार्ट ऑफ इट। मुझे प्लीज का सॉल्यूशन बताइए। हमारे टीम में एक सर है, चिराग गोटी उनका नाम है, क्राइम रिपोर्टर हैं और बहुत पुराने हैं। उनके टेबल के नीचे जो डस्टबिन है 2-3 होता है, वो पूरा फुल होता है, उनके टेबल पे 2-3 सैनिटाइजर होता है, और उनके हाथ ऐसे हैं कि खून निकलते हैं हाथों से। इसका सॉल्यूशन बताइए, मैं आज जाके उनको बताऊंगी कि आप ऐसे ठीक हो सकते हैं। सी, ये एग्जैक्टली इट साउंड्स लाइक ओसीडी। ऑफ कोर्स अभी ऐसे सुपरफिशियली बोलना क्या ओसीडी है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, लेकिन ओसीडी में वापस से 2 तरीके के मैनेजमेंट होते हैं। आप डिस्फंक्शन और डिस्ट्रेस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इंसान को दवाई की जरूरत है या बिना दवाई के भी सही कर सकते हैं। तो बिना दवाई के क्या होता है ना, हम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन या एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन वैसी पॉलिसीज करते हैं। तो ये क्या होता है, आपको लेट्स से गंदगी का दिक्कत है, तो हम देखते हैं कौन सी टाइप की गंदगी से सबसे ज्यादा दिक्कत है, कि मतलब डस्ट से है या कुछ हाथ में लगा हुआ है, और उनको सिस्टमैटिकली उसके लिए डिसेंसिटाइज कराया जाता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी, इट्स नॉट समथिंग जस्ट आप बता के समझा दो। इट इज अ थेरेप्यूटिक प्रोसेस जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप उनको डिसेंसिटाइज कराते हैं उस घबराहट बेचैनी से जो उनको उस थॉट की वजह से हो रही है। देन कम्स मेडिकेशन। तो देर आर सम मेडिकेशंस विच हैव बीन, मतलब इंटरनेशनली नेशनली हम लोग कई सालों से यूज कर रहे हैं, which are given to the patient and accordingly उससे ट्रीट होता है। अच्छा, तो ये समझे कि ओसीडी सिर्फ सफाई और गंदगी को लेकर जो एक हमारे दिमाग में बैठ गई ये बात होता है, ऐसा नहीं है। आपने एक और एग्जांपल दिया, वो मेरे साथ है, कार लॉक करने वाली बात। आप पार्किंग में मैंने गाड़ी खड़ी कर दी और उसके बाद मैं निकल गई, मैंने देखा लॉक किया है कि नहीं, बंद किया, फिर थोड़ी देर बाद जाकर फिर से उसको प्रेस करूंगी, ऐसा 5-6 बार करते हैं। इसका सोल्यूशन भी बताइए। जी, तो अब ये देखना है हमें, आपको इससे डिसफंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स से 4-5 बार करने के बाद आपका हो जाता है सॉर्ट की, ठीक है मैं ऊपर आगे काम कर लिया, बार बार वो थॉट नहीं आ रहा है, उसको लेके आप 1 घंटे 2 घंटे तक सोचे नहीं जा रहे हो कि कहीं गाड़ी लॉक तो नहीं कर ली। अभी आप उठ के सपोज नीचे जाओ और चेक करके आओ, अगर वैसा हो रहा है तो मतलब अब आपको डिसफंक्शन होने लगा, अब अपने काम के बीच से उठ के जाना पड़ रहा है, तो तब हम इसको ओसीडी बोलेंगे। जब तक वो नहीं है तब तक हम इसको बीमारी नहीं बोलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा एक्सेसिव है, तो उसके लिए हम वापस सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन स्टार्ट करेंगे। कैसे कि अगर आपको फीलिंग आई कि नहीं यार चेक करना है, अपने मन को बताना है कि देखो नहीं चेक करूंगी तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कोई गाड़ी ले जाएगा ना, देख लिया जाएगा, लेट इट बी, घबराहट को देख लेंगे। एक बार आप उस घबराहट को झेल लोगे, उसको लेट गो कर पाओगे, नेक्स्ट टाइम घबराहट थोड़ी कम होगी, योर माइंड गेट्स ट्रेन्ड। इसका ना एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मेरे ओपीडी में जब भी मैं लोगों को बताता हूँ कि बच्चा जब रोता है और वो टॉफी आप दे देते हो तो वो चुप हो जाता है, तो बच्चा क्या करता है, अगली बार और ज्यादा तेज रोता है जिससे आप जल्दी से टॉफी दे दो, फिर वो और तेज रोता है जिससे आप और जल्दी टॉफी दे दो। दिस इज व्हाट हैपेंस इन एंग्जाइटी। आपको घबराहट हुई कि यार गाड़ी चेक की कि नहीं की, चेक की कि नहीं की, तो माइंड को पता है कि एस्केप क्या है, चेक कर लेना। जैसे आपने चेक किया, घबराहट चली गई, आप अगली बार और घबराहट करेगा माइंड, आप फिर चेक कर लोगे। व्हाट यू हैव टू डू इज डोंट गिव दैट टॉफी। माइंड को वो एस्केप का मैकेनिज्म ही मत दो जिससे वो रिकंडीशन हो पाए। समझा लेना दिमाग को कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा नुकसान होगा, एक बार करके देखते हैं, क्या अगर पता अच्छा लगे। नहीं समझा पाए, बहुत दिक्कत बढ़ गई, तो आप किसी एक्सपर्ट को दिखाओ, क्योंकि इट माइट बी ओसीडी। ओके ओके। अच्छा, ये जितनी भी आपने प्रॉब्लम बताई है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, इस जब भी हमें समझ में आ जाए हमें परेशानी है, हमें तकलीफ हो रही है, हमें डॉक्टर के पास जाना है, वो सॉल्यूशन बता देंगे, वो एग्जैक्ट बीमारी भी बता देंगे। पर क्या मेंटल हेल्थ को सुधारने में योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कितना करता है? सी, मैं फर्म बिलीवर हूँ। देखो ऑफ कोर्स एविडेंस ना इनकंक्लूसिव सा है, बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे पास आरसीटीज या डेटा नहीं है जो बोले कि सब कुछ सही कर देता है, लेकिन आई फर्मली बिलीव कि योगा और मेडिटेशन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। व्हाट इट डज इज आपका जो डिस्ट्रैक्टिबिलिटी है वो कम कर देता है। आपके मन में जो 150 विचार एक साथ चल रहे होते हैं ना, उनको कम करने में योगा लॉन्ग टर्म में मदद करता है। इट्स लाइक मेंटल जिम।
अगर आप एक दिन जाओ और आप बोलो कि हाँ मैं आज 15 किलो का डंबल उठा के कर्ल कर लूँ, तो फर्स्ट डे तो नहीं होगा। तो आप क्या करते हो, 2 किलो से स्टार्ट करते हो, धीरे 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 जाके 15, 20, 25 किलो से आप डंबल करने लगते हो। सिमिलरली योगा करता है, वो आपके माइंड को शांत काम करना सिखाता है। आज एकदम से नहीं होगा, लेकिन आप जब उसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगातार करोगे, इट विल मेक यू मोर कामर, इट विल मेक यू मोर रिलैक्स्ड। तो इसको हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना ले, ये इंपॉर्टेंट है, रोज करना है। Yes. आधी मेंटल हेल्थ तो इससे ठीक हो जाएगी कम से काफी कम। हद तक सही हो काफी हद तक। उसके बाद फिर आप तो हैं ही, और आप जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इसमें हमारी मदद करेंगे। एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसका क्या इलाज है और ये कैसे समझेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम है? एंजाइटी ना एक अनरेस्ट, अनईजीनेस वाली फीलिंग है। मतलब कि एंजाइटी और फियर में क्या फर्क होता है ना, फियर आपको पता है किस चीज का है। मान लीजिए आपको पता है कि आपको स्पाइडर से डर लगता है, तो यू नो कि मैं स्पाइडर देखूंगी मुझे घबराहट होगी, मुझे बेचैनी होगी। लेकिन एंजाइटी में एग्जैक्टली क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता किस चीज का डर है, बस एक बेचैनी की फीलिंग है कि हो क्या रहा है, मुझे महसूस क्या हो रहा है, दिल धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। दोज जो फीलिंग्स है ना, वो साथ में आती है एक ऐसे थॉट के जो आपको समझ ही नहीं आता है मुझे हो क्या रहा है। इसका एग्जाम्पल मैं अपने पेशेंट्स को कैसे देता हूँ कि मान लीजिए आपके हाथ में आग का गोला है जो इधर से उधर आप जंप कर रहे हो एक हाथ से दूसरे हाथ में, तो वो जो फिजिकल फीलिंग है वो आपके माइंड में वैसी आती है एंजाइटी में। तो आप समझ नहीं पाते हो मुझे हो क्या रहा है, तो दैट इज एंजाइटी। ओवर थिंकिंग इज एक ही विचार, एक किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बार बार सोचना। यू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द थॉट देन इट डिजर्व्स। जैसे आप मान लेते हो कि हाँ यार मैं एग्जाम में फेल हो गया तो मेरी जिंदगी खत्म है, सब खत्म हो जाएगा, तो ये कैटास्ट्रोफाइजेशन हो गया। मतलब कि आपने एक थॉट को इतना बड़ा बना लिया जो एक्चुअली में नहीं है, बट आपको लगने लगता है कि हाँ ये थॉट जो है ना ये बहुत जरूरी है और ये नहीं होगा तो पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। सो दैट इज ओवर थिंकिंग। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें कौन से एज ग्रुप के पेशेंट्स ज्यादा होते हैं? ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं। पीडियाट्रिक के पेशेंट्स भी आते हैं हमारे पास जो 18 से कम हो गए, 18 से 40 के एज ग्रुप के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, और जीरियाट्रिक भी काफ़ी आते हैं, स्पेशली सिंस कोविड 65 एंड अबव जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आने लगे। अच्छा, वो किस तरह के केसेस, किस तरह के प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं? सी जीरियाट्रिक पेशेंट्स में मोस्ट कॉमन कंप्लेंट जो मैंने एनेक्डोटली देखी है दैट इज द लोनलीनेस। वो मुझे कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा भी है, घर भी है, मैं शांत भी रहता हूँ, मेरी बीवी भी है, लेकिन मेरे को फिर भी अकेलापन महसूस होता है। A lot of time they also come with sexual complaints because that is something which is highly stigmatized. Elderly population की जो sexual needs है उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहता है, यूथ की ही नहीं करना चाहता है, तो एल्डरली तो आप सोच ही लो कितना स्टिग्मा है। तो वो उसको लेकर आते हैं और वो हमें डिस्कस करते हैं कि कैसे मैं इसको सॉल्व करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या बात करूँ। तो समटाइम्स आई जस्ट फील कि उनके पास अगर कोई आउटलेट हो इसको डिस्कस करने का, उनको हमारे तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।